वेलकम बच्चों, एंड टुडे वी आर बैक अगेन विद द नेक्स्ट लेक्चर। और आज हमारा लेक्चर नंबर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 30 एंड द टॉपिक वी आर गोइंग टू कंप्लीट इन दिस लेक्चर इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। अगर हम किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इंसर्ट कराते हैं, एक ऐसा स्लैब जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बना है वो ले आए दोनों प्लेट्स के बीच में, तो फिर इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किस तरीके से चेंज करती भी है या नहीं करती है, वो सब चीज़ें आज के लेक्चर में हमें कंप्लीट करनी है। यहाँ पर एक डेरिवेशन भी होगा, जिस डेरिवेशन से हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे उस कंडीशन में जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को हम दोनों प्लेट्स के बीच में ले आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को, और आज के लेक्चर की हेडिंग आप अपने रजिस्टर में सजा लें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। तो वी विल स्टार्ट विद द डायग्राम। सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे अपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, जिसमें दो प्लेट्स होती हैं एंड दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। अब देखो, हम प्लेट्स को सिर्फ और सिर्फ दो लाइंस से भी शो कर सकते हैं। सपोज इट इज वन ऑफ द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर and it is given a charge plus Q, and the other plate of the capacitor is this, other plate of the capacitor is this, और इस प्लेट के पास चार्ज होगा -Q, such that the gap between the two plates is small and it is given as D। दोनों प्लेट्स के बीच का गैप स्मॉल होता है और उस गैप को हम लिखते हैं D। दोनों प्लेट्स का एरिया इक्वल है एंड दैट एरिया इज A। नाउ इफ we are inserting a slab in this region, how will it affect द कंडीशंस ऑफ दिस कैपेसिटर? वो सब चीज़ें हमें चेक करनी है कि वो सब चीज़ें कैसे चेंज होंगी इस कैपेसिटर के अंदर। अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब इन दोनों प्लेट्स के बीच में ले आए, लेकिन अगर स्लैब नहीं होता, मतलब दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम हो, फ्री स्पेस हो या एयर हो, तो फिर इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपने लास्ट क्लास में मेरे साथ ड्राइव किया था, और वहाँ से जो फॉर्मूला आया था उस फॉर्मूले को आज हम यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद अपना आगे डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे। सो द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर with air or vacuum or free space between the two plates is given as C नोट लिख देते हैं इसको, C नोट फ्री स्पेस का कैपेसिटेंस है, एप्सिलॉन नोट A by D, where A is area of the two plates या area of each plate and D is the gap between them। area of each plate and small d is gap between the plates। स्मॉल डी इज गैप बिटवीन द प्लेट्स। ओके, ये लास्ट क्लास में हमने ड्राइव किया था एंड लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अब अगर मैं दोनों प्लेट्स के बीच में एक स्लैब ले आऊं, स्लैब ले आते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेट a slab
ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। अब ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है, ये चीज हमने कैपेसिटर्स की सीरीज में, इस कैपेसिटर्स की इस सीरीज के सबसे पहले वाले लेक्चर में की है, जहां पर हेडिंग थी कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। अगर आपको डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर चेक करना है कि डाइलेक्ट्रिक कैसे बिहेव करता है, तो आप इस लेक्चर को जरूर करें। आप अभी यूट्यूब पर सर्च कर लें, अगर आपने लेक्चर नहीं करा है सर्च करें लेक्चर को एज कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आगे लिखें और उसके आगे लिख दें फिजिक्स सीखो। यू विल गेट टू दैट लेक्चर जहाँ पर मैंने पूरा डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर समझाया कि वो कैसे बिहेव करता है एक्सटर्नल फील्ड में। वही रिजल्ट आज आप यहाँ पर यूज करेंगे। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट लेक्चर। तो लेट अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग थिकनेस T, अब जो इसकी थिकनेस होगी ना वो T लेस देन D होगी, तभी तो वो इन दोनों प्लेट्स के बीच में आएगा। T कैन नॉट बी ग्रेटर देन D। ओके, हैविंग थिकनेस T, एरिया A, एरिया उतना ही रखना है जितना प्लेट्स का एरिया है, एरिया A एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका K होगा। K क्या होता है? K इज एक्चुअली द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द गिवन मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिस भी चीज से बना है, उसका जो भी मटेरियल है, उस मटेरियल की परमिटिविटी ऊपर लिखोगे, नीचे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस लिखोगे, तो आपको उस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मिल जाएगा K। ये ऑलरेडी हो चुका है अभी जिस लेक्चर में मैंने आपको बताया, कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक वाले लेक्चर में। ओके, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पर अलग से बता दिया। तो ये स्लैब मैंने इंसर्ट कराना है। चलो स्लैब को इंसर्ट करा दिया, मान लो वो स्लैब दोनों प्लेट्स के बीच में आ गया। चलो ले आते हैं स्लैब। सपोज ये वो स्लैब है, अब स्लैब जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अब आपको याद होना चाहिए यहां से K, दोनों प्लेट्स जिनका चार्ज प्लस Q और माइनस Q है, या यूं कह लो कि जिनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा है, वेयर सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाय A। ये याद रखना है ना, सिग्मा इज इक्वल्स टू Q बाय A। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज गिवन पर यूनिट एरिया। उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इफ द मीडियम इज फ्री स्पेस, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट का और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इस प्लेट का, दोनों ऐड होंगे तो इट कम्स आउट टू बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ये चीज भी हमने लास्ट लेक्चर में सीखी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वाला लेक्चर जो इससे पहले किया था, जिसमें डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं था। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E नॉट, लेकिन जिस जगह पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आ जाता है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ कम हो जाती है, एंड द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो E है, इट इज गिवन एज E इज इक्वल्स टू E नॉट बाय K। ये हो जाती है ना यहां पर। अगर इस स्लैब की थिकनेस T है, तो अब आप इसको कैसा देख सकते हैं? देखो, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दोनों प्लेट्स के बीच में जो रीजन है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके बीच में जो रीजन है, स्लैब के लगाने से उस रीजन के दो पार्ट हो गए। एक रीजन वो जहां पर स्लैब है, जिस स्पेस को स्लैब ने ऑक्यूपाई किया है, जिसकी थिकनेस T है, उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कुछ कम हो चुकी है। नाउ द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दैट रीजन इज नॉट E नॉट। उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो गई E, एंड E इज इक्वल्स टू E नॉट बाय K। ओके, और एक रीजन वो जो पहले जैसा ही है, जहां पर अभी भी फ्री स्पेस है और पहले भी फ्री स्पेस था, उस रीजन की थिकनेस कितनी है बेटा? पहले वो D था, अब D में से T तो हटा दो, तो स्लैब के पास गया, तो D माइनस T, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक,
ये स्पेस कितना बचा, d माइनस टी थिकनेस वाला स्पेस। इस थिकनेस में अभी भी फ्री स्पेस है, तो इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ई नोट ही रहेगा। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ई नोट रहेगा। ओके, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करनी है। और कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा रूल है कि आप फॉर्मूला लिखेंगे C इज इक्वल टू Q बाई V, चेक करेंगे कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, ऊपर वो Q है और नीचे क्या है V, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। चेक करेंगे दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसे ढूंढ कर लाएंगे और पोटेंशियल डिफरेंस की जगह लगाएंगे और कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग। इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और डेरिवेशन में आगे बढ़ेंगे। देखो आप, the capacitance of this capacitor is given as C is equals to charge upon potential difference between the two plates. Charge on the plate divided by potential difference between the two plates. So the charge on the plate is Q. That is clear. Now what is the potential difference between the two plates? Where V is potential difference between two plates. अब इस पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड आउट करना है और पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला बहुत बेसिक सा फॉर्मूला, इट इज गिवन एज इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस इन व्हिच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अकरिंग, द डिस्टेंस इन व्हिच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब आप देखो, चेक करो ध्यान से, जो ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी जगह पे काम कर रहा है, डी में से टी वाला स्पेस हटा दो, बाकी बचे स्पेस में ई नोट इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। तो ई नोट वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू उसका डिस्टेंस कितना है, उसका डिस्टेंस है डी माइनस टी। एक पोटेंशियल डिफरेंस तो ये है और दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस वो इसमें ऐड हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी, अगर आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो जितने भी पोटेंशियल डिफरेंसेस है सबको ऐड करना पड़ता है ना। अब दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस, बेटा दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस है इस सरफेस से इस सरफेस तक इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। वो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा आएगा, इस रीजन में, जिस रीजन में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब लगा दिया है जिसकी थिकनेस T है, उस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड, उस रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड है E मल्टीप्लाइड बाय उस रीजन की थिकनेस वो है T। एक पोटेंशियल ये, देखो ध्यान से मैं आपको फिर से समझाता हूं। सपोज ये हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी पूरी थिकनेस D है। पहले इस पूरे में इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ करता था E नोट, तो अगर मुझे यहां से यहां तक का पोटेंशियल लिखना था तो मैंने लिख दिया था E नोट इंटू डी, ये लास्ट डेरिवेशन में लिखा था। बट अभी क्या हो गया, अभी कुछ स्पेस डाइलेक्ट्रिक स्लैब ने ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, अच्छा इसको थोड़ा इजी करने के लिए आप ऐसा मान लो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब किसी एक प्लेट से बिल्कुल लगा हुआ रखा है ये, और इस स्लैब की थिकनेस कितनी है T। तो इसने रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड E हो गया ना, कुछ कम हो जाता है। जहां पर आप एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रख देते हो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम हो जाता है, कि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। ओके, तो अब यहां से यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, और फिर यहां से यहां तक का कितना होगा। तो T थिकनेस और बाकी बची थिकनेस कितनी है D माइनस। तो इस रीजन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इस रीजन का पोटेंशियल डिफरेंस वो होगा E नोट इंटू इस रीजन की थिकनेस, और इतने रीजन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो होगा E इंटू इस रीजन की थिकनेस। आपको टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है यहां से यहां तक, तो इनको कर दो ऐड। देखो ध्यान से, E नोट D माइनस T प्लस E नोट T
टोटल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया यहां से यहां तक दोनों प्लेट्स के बीच में। अब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब आप कहीं भी रखो, इस वाली प्लेट से मिलाकर रखो या इस वाली प्लेट से मिलाकर रखो या कहीं बीच में रखो, दैट डजंट मैटर, पोटेंशियल डिफरेंस तो उतना ही रहेगा। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर कैलकुलेट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो E की वैल्यू कितनी है, E नॉट बाय के, ये E की वैल्यू E नॉट बाय के, तो वो E की वैल्यू यहां लिखेंगे। तो E नॉट D माइनस टी प्लस E नॉट टी, E बाय E इज इक्वल टू E नॉट बाय के। तो E की जगह मैंने लिख दिया E नॉट बाय के इंटू टी। नाउ आई कैन टेक E नॉट एज कॉमन, आई कैन टेक E नॉट एज कॉमन, E नॉट को कॉमन लिखो। तो V इज इक्वल्स टू E नॉट कॉमन लेने के बाद D माइनस टी यहां बचा, ध्यान से देखना बच्चों, D माइनस टी प्लस T बाय के यहां बचा, प्लस T बाय के यहां बचा। अब ये जो ब्रैकेट आ गया ये लास्ट तक ऐसे ही जाएगा, मैं इस ब्रैकेट में कुछ नहीं करने वाला, इस ब्रैकेट को मैं बिल्कुल नहीं छेड़ूंगा। अगर मैंने इस ब्रैकेट को छेड़ा तो ये ब्रैकेट मुझे छेड़ देगा, तो इस ब्रैकेट को बेटा लास्ट तक ऐसे लेके जाएंगे। देखिए अब आप इस ब्रैकेट में तो कुछ नहीं करना। हाँ ई नोट की जो वैल्यू है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट वो मैं यहाँ लगाऊंगा। अगले स्टेप में V इज इक्वल्स टू ई नोट की वैल्यू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, और ये ब्रैकेट ये तो ऐसे ही रखना है, D माइनस टी प्लस T बाय के, इस ब्रैकेट को ऐसे लेकर जाएंगे लास्ट तक। ये सिग्मा इज Q बाय A, तो सिग्मा की वैल्यू लगाएंगे इस बार, सिग्मा इज Q बाय A, नीचे पहले से ही एप्सिलॉन नोट लिखा है, और ये ब्रैकेट ऐसे ही रहेगा D माइनस टी प्लस T बाय के। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मुझे मिल गया है। नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है, ये वाला ये 2 है, इसमें मैं ये वाली V की वैल्यू यहां लगाऊंगा और चेक करूंगा कैपेसिटेंस कितना आ रहा है। ठीक है, इसको यहां से हटा देते हैं। Now substituting this value of V in equation number 2, अब देखते हैं क्या मिलेगा। C is equals to Q by V, Q by V की वैल्यू ये है Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये ब्रैकेट एज इट इज आ गया D माइनस टी प्लस T बाय के। चेक करोगे अगर आप ध्यान से, चार्ज से चार्ज कट जाएगा, यहां से खत्म हो जाएगा। ठीक है, नाउ डिनोमिनेटर जो होता है वो एक्चुअली न्यूमरेटर होता है। आप देखो ना, अगर मैं कहीं पर इस तरह से लिख रहा हूं A अपॉन B अपॉन C, तो एक्चुअल में ये क्या है A इंटू C अपॉन B। डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर होता है वो एक्चुअल में न्यूमरेटर होता है। इस चीज को समझो। ठीक है, तो मैं यहां पर भी देखूंगा डिनोमिनेटर में भी जो डिनोमिनेटर है वो एक्चुअल में न्यूमरेटर होता है, ये ऊपर जाएगा। तो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A को ऊपर लेकर आ जाओ अपॉन ये वाला ब्रैकेट, ये तो एज इट इज रहेगा, तो D माइनस टी प्लस T बाय के। Finally, I am having an expression for the capacitance of a parallel plate capacitor, एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी प्लेट्स के बीच में आपने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब लगा दिया है। किस तरीके से लगाया जाता है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। देखो इसको, सपोज ये हमारे कैपेसिटर की एक प्लेट, दिस वन, ये वाली प्लेट यहाँ पर है और यहाँ पर दूसरी प्लेट होगी। ठीक है ना, तो मैं दो प्लेट्स कैपेसिटर की यूज करूंगा लाइक दिस, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है। ठीक, अब इन दोनों प्लेट्स को, इनके बीच में अगर फ्री स्पेस रहता है
तो इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर फ्री स्पेस रहता है तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। व्हाट इज ए? ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स, लार्ज प्लेट्स लेते हैं, एंड डी इज द गैप बिटवीन द टू प्लेट्स। लेकिन अगर मैं एक स्लैब कैसा होगा? स्लैब जिसका एरिया इतना ही हो, मान लो वो स्लैब है मेरे पास, ये स्लैब, इसको मैं एज अ स्लैब यूज करूंगा, एरिया इतना ही है जितना इन प्लेट्स का था, ठीक है, एक्जैक्टली द सेम एरिया। देखो द एरिया इज एक्जैक्टली सेम, है ना, जितना प्लेट है उतना ही ये स्लैब है। बट उस स्लैब की जो थिकनेस है, ये थिकनेस, दिस इज द थिकनेस, ये थिकनेस कितनी है? टी, द थिकनेस इज टी। ओके, अब मैं क्या करूंगा, मैं इन दोनों प्लेट्स के बीच में, एक प्लेट दूसरी प्लेट, ये कैपेसिटर है, थोड़ा संभालने में दिक्कत हो रही है लेकिन आई विल डू इट। इन दोनों प्लेट्स के बीच में अगर मैं एक स्लैब ले आता हूं लाइक दिस, ये स्लैब आ गया इस तरीके से, तो इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस चेंज हो जाती है, और कैपेसिटेंस चेंज होने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा? द आंसर इज गोइंग टू बी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अब मुझे ये कंक्लूड करना है कि ये कैपेसिटेंस पहले वाली कैपेसिटेंस से कम है या ज्यादा है। क्या आप लोग बता सकते हैं इस एक्सप्रेशन को देखकर कि ये कैपेसिटेंस पहले वाली कैपेसिटेंस से कम है या ज्यादा है? जल्दी जल्दी आप कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करके बताओ कि ये कैपेसिटेंस C इज ग्रेटर देन C नोट और लेस देन C नोट। चलिए, जिन लोगों ने कमेंट करा अच्छी बात है, लेकिन अब मैं आगे आपको बताता हूं कैसे इसको चेक करेंगे। देखो ध्यान से, अगर आप देखोगे इस एक्सप्रेशन के डिनोमिनेटर को देखना है, यहां पर डिनोमिनेटर में D लिखा है और यहां पर जो क्वांटिटी है दैट इज समथिंग माइनस फ्रॉम D माइनस T, और कुछ ऐड भी हुआ है वैसे तो, लेकिन जो चीज माइनस हुई है वो T है, वो ज्यादा है, और जो ऐड हुआ है वो T बाई K, वो कम है। क्यों? क्योंकि K तो ग्रेटर देन 1 होता है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है K, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के लिए 1 से बड़ा होता है। तो D में से एक लार्ज क्वांटिटी सब्ट्रैक्ट हुई है, एक स्मॉल क्वांटिटी ऐड हुई है, तो ओवरऑल जो डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज कर गया। अगर किसी क्वांटिटी में डिनोमिनेटर कम हो जाता है तो उस क्वांटिटी की वैल्यू बढ़ जाती है ना। इसको आप ऐसे समझो, सपोज यू आर स्कोरिंग 9 मार्क्स आउट ऑफ 10 और यू आर स्कोरिंग 9 मार्क्स आउट ऑफ 100। डिनोमिनेटर कहां पर ज्यादा है? यहां। वैल्यू कौन सी ज्यादा है? ये वाली वैल्यू ज्यादा है ना। तो जहां पर डिनोमिनेटर कम होगा वो वैल्यू बढ़ जाती है। दिस वैल्यू इज 90%, दिस वैल्यू इज ओनली 9%। तो जहां पर डिनोमिनेटर कम होगा वो वैल्यू ज्यादा होती है। सेम इज ओवर हियर। ये वाला डिनोमिनेटर ऑफ D, इस डिनोमिनेटर D से कम है तो कैपेसिटेंस ज्यादा हो गई। इट मींस ऑन इंसर्टिंग अ स्लैब ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, अगर आप एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का स्लैब कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में लगाओगे तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ जाती है। दैट इज व्हाई वी यूज डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। यही रीजन है इसका। तो लास्ट में आप ये स्टेटमेंट जरूर लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 या कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, comparing equation 1 and equation 3, C is greater than C naught. So it means on inserting a slab of dielectric material, capacitance of the capacitor increases. Capacitance of the capacitor increases. So this is the derivation for the capacitance of a capacitor in which we have inserted a dielectric slab between its plates. Derivation complete हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। You have to learn this formula. Important formula.
फॉर्मूले में न्यूमेरिकल भी आ सकता है, लेकिन अभी इस फॉर्मूले का एक स्पेशल केस भी बाकी है। उस स्पेशल केस को करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आपको यहाँ पर इस वीडियो को पॉज करना है। अपने रजिस्टर अगर आपने अभी तक नहीं निकाले तो वो रजिस्टर निकालिए, वीडियो को पॉज करिए, इस टॉपिक के नोट्स को अपने रजिस्टर में कंप्लीट करिए, तभी आगे बढ़ना है। बाय द टाइम आई विल टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टॉपिक, जो मुझे आपके साथ शेयर करना होगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। चलिए, आई होप कि आपने ये सब कुछ लिख लिया है अभी तक। अब हमें आगे देखना है कि स्पेशल केस में क्या होने वाला है। स्पेशल केस में ये होगा कि अगर ये स्लैब दोनों प्लेट्स के बीच में जितना भी गैप अवेलेबल है उसको पूरा फिलअप कर दे, तो फिर कैपेसिटेंस कितनी होगी, देन हाउ मच इज गोइंग टू बी द कैपेसिटेंस। बिल्कुल ठीक ऐसा समझो कि ये दोनों जो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये वाली, एक प्लेट ये वाली, अगर इन दोनों प्लेट्स के बीच में ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इस गैप को पूरा भर दे, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जितना गैप बिटवीन द प्लेट्स था स्मॉल डी, उतनी ही थिकनेस इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की भी है स्मॉल टी। तो एट दैट टाइम स्मॉल टी विल बी इक्वल टू स्मॉल टी। वो चीज़ अगर आप इक्वेशन नंबर 3 में लगा दोगे, देन यू विल गेट द आंसर फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ सच अ कैपेसिटर, जिसकी प्लेट्स के बीच में पूरा का पूरा स्पेस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दिया जाता है। चेक करते हैं इस स्पेशल केस को। इसके लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर चाहिए होगा, तो मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ से। स्पेशल केस, क्या करना है इस स्पेशल केस में? इफ gap between the plates is completely filled with dielectric material, पूरा का पूरा गैप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से अगर हम भर दें तो क्या ये कैपेसिटर ऐसा होगा? दिस इज वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, दिस इज अनदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, प्लस सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्योंकि दोनों प्लेट्स पर इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस रहता है हमारे कैपेसिटर पे, है ना। पूरा गैप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। तो अब इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ कम हो जाएगा ना, पूरे रीजन में कम हो जाएगा। E की जगह क्या हो जाएगा? E नोट बाय K। एंड जो स्मॉल t है वो स्मॉल d के इक्वल हो गया। देखो d इज द गैप बिटवीन द प्लेट्स, और वो पूरा गैप डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दिया जिसकी थिकनेस थी t। तो इट मींस इस कंडीशन में t इज इक्वल्स टू d, पुट दिस इन इक्वेशन 3, इसको लगा दो इक्वेशन 3 में, आपको मिलेगा एक रिजल्ट। क्या मिलेगा चेक करते हैं। देखो C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस D, T की जगह D लगाना है तो D माइनस D प्लस D बाय K, D माइनस D प्लस D बाय K, जहां जहां T वहां वहां D, है ना। T फॉर टाइगर की जगह D फॉर डॉग, और ये D माइनस D कट गया है, D माइनस D खत्म हो गया है, जीरो बचा गया D बाय K। तो अभी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D बाय K। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर एक्चुअल में न्यूमरेटर होता है, तो ये K ऊपर आएगा और C का आंसर हो जाता है K टाइम्स एप्सिलॉन नॉट A बाय D। ये आ गई कैपेसिटेंस। ध्यान से देखो एप्सिलॉन नॉट A बाय D क्या है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D क्या है? एप्सिलॉन नॉट A बाय D इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी जब इस कैपेसिटर की
प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं था, फ्री स्पेस था, तब इसकी कैपेसिटेंस कितनी थी? एप्सिलॉन नॉट A बाय D। तो कैन आई से दैट कि अब कैपेसिटेंस हो चुकी है K टाइम्स C नॉट। इक्वेशन नंबर 4, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिसको आप याद करेंगे। और इसको कैसे याद करेंगे? इसको याद करने का तरीका मैं बताऊंगा। इसको याद करने के लिए ये डायग्राम आपके माइंड में हमेशा रहना चाहिए। और आप इसको याद करेंगे कि अगर आपके कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो गैप है वो पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से भर दिया जाए, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K होता है, तो उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस K टाइम्स हो जाती है एज कंपेयर टू व्हेन, जब उसके बीच में कोई भी मटेरियल नहीं था, जब उसकी प्लेट्स के बीच में कोई भी मटेरियल नहीं था, फ्री स्पेस था या एयर था, ओके, या वैक्यूम कह लीजिए, तो K टाइम्स हो जाती है। एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस। होता है ना कि जब आपने स्लैब लगाया तो स्लैब लगाने से कैपेसिटेंस बढ़ गई, अब उस स्लैब की थिकनेस को और मोटा कर दो, कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगी, और मोटा कर दो और बढ़ जाएगी, पूरा भर दो भाई, पूरा भर दो, तो फिर कैपेसिटेंस मैक्सिमम हो जाएगी। तो याद रखो कि अगर मैं इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की थिकनेस को और ज्यादा करूंगा, थिकनेस को और ज्यादा करूंगा, T को मैंने थोड़ा, ये पहले यहां तक था, अब और बढ़ा दिया, इसकी कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगी। थिकनेस को और ज्यादा करूंगा, ये थिकनेस और ज्यादा कर दी, थिकनेस और ज्यादा कर दी, कैपेसिटेंस और बढ़ जाएगी। थिकनेस पूरी भर दी, थिकनेस को मैक्सिमम कर दिया, T कैन नॉट बी ग्रेटर देन D ना भाई। अगर आप स्लैब इसके बीच में ला रहे हो तो उसकी थिकनेस उससे ज्यादा तो नहीं हो सकती जितना दोनों प्लेट्स के बीच में गैप अवेलेबल है, तो T कैन नॉट बी ग्रेटर देन D। तो T को अगर मैं D के इक्वल कर दूं तो फिर मुझे रिजल्ट मिलता है ये, एंड दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर जो इस स्लैब के साथ आ सकती है। ठीक, इस स्पेशल केस को भी कॉपी करो यहाँ पर वीडियो को पॉज करके, और फिर आगे एक छोटा सा रिजल्ट और है वो और बताऊंगा, एंड देन वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस लेक्चर टुडे। आई होप कि यहाँ तक कॉपी कर चुके हो। एक छोटा सा रिजल्ट और ले लो, और वो रिजल्ट क्या है चलो देखते हैं। यहाँ से थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं बोर्ड पर। अगर मैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की जगह कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक कंडक्टिंग मटेरियल रख दूं तो क्या होगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with a conducting material between its plates। चलो सोचते हैं इसके बारे में थोड़ा। ये मेरा कैपेसिटर है जिसकी प्लेट्स के बीच में गैप D था, जिसकी कैपेसिटेंस ये होती है अगर प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं है, फ्री स्पेस या वैक्यूम या एयर है। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने एक कंडक्टिंग मटेरियल उठाया और उसको यहां पर फिलअप कर दिया। कंडक्टिंग मटेरियल उठाया और उसको यहां पर फिलअप कर दिया। अब अगर मैंने कंडक्टिंग मटेरियल यहां पर फिलअप कर दिया है तो व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब क्या होने वाला है? देखो, जहां पर आप कंडक्टिंग मटेरियल फिलअप करते हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। तो यहां से यहां तक तो पोटेंशियल डिफरेंस रहा नहीं। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहां से यहां तक तो पोटेंशियल डिफरेंस रहा नहीं ना। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? पोटेंशियल तो कांस्टेंट हो गया ना। जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है वहां पर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो यहां से यहां तक तो पोटेंशियल डिफरेंस रहा नहीं। अब पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ कितने गैप में रहेगा भाई? T थिकनेस में तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, T थिकनेस वाला पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 है। ओके, तो बची कितनी थिकनेस? D माइनस T। तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ यहां पर रहेगा, D माइनस T। वो आगे वाला टर्म जो पहले
आगे वाला टर्म जो पहले e इंटू टी था, है ना, आप चेक करो डेरिवेशन, इससे जस्ट पहले वाला स्टेप है, इससे जस्ट पहले वाला स्टेप, जो आगे वाला टर्म था वो अब जीरो हो चुका है। तो अब क्या होगा, ई नॉट डी माइनस टी, सिर्फ इतना पोटेंशियल डिफरेंस है, ई नॉट डी माइनस टी, ये खत्म हो गया। तो ये ब्रैकेट लास्ट तक जैसे पहले गया था अब भी लास्ट तक जाएगा, तो सिर्फ डी माइनस टी, रिजल्ट में क्या आएगा, डी माइनस टी आएगा रिजल्ट में। तो कैपेसिटेंस हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, डिनोमिनेटर पहले से कम हुआ है तो इसका मतलब कैपेसिटेंस तो अब भी बढ़ गई, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गई, लेकिन यहां पर एक गड़बड़ हो रही है। चलो ये रिजल्ट क्या इससे भी आ सकता है, यस बिल्कुल आ सकता है। क्यों बेटा, जो कंडक्टर्स होते हैं, हमने कंडक्टिंग मटेरियल फिलअप किया था, कंडक्टर्स के लिए के की वैल्यू होती है इनफाइनाइट, यहां लगा दो के को इनफाइनाइट, टी अपॉन इंफिनिटी इज जीरो, तो बचेगा डी माइनस टी, वो आ गया यहां पर। तो दिस रिजल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 के इज इक्वल्स टू इंफिनिटी यूज करके कंडक्टर के, है ना। अच्छा, अगर मैं मटेरियल के बीच में सॉरी प्लेट्स के बीच में पूरा का पूरा गैप कंडक्टिंग मटेरियल से फिलअप कर दूं तो k is equals to infinity, k is equals to infinity, then from equation number 4 c becomes infinite, मतलब कैपेसिटेंस इन्फिनिटी हो जाएगी क्या, मैथमेटिकली तो इन्फिनिटी हो जाएगी, लेकिन इसका मतलब क्या है समझो। जब मैं इस प्लेट को कोई चार्ज दे रहा हूं एक्चुअल में क्या है, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट एक कंडक्टिंग मटेरियल से जुड़ चुकी हैं, बीच में गैप इंसुलेटिंग रहा ही नहीं, जो कैपेसिटर की कंडीशन है। कैपेसिटर की कंडीशन क्या है, द गैप बिटवीन द टू प्लेट्स शुड बी फिल्ड विद इंसुलेटिंग मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल होते हैं, द गैप बिटवीन द टू प्लेट्स शुड बी फिल्ड विद इंसुलेटिंग मटेरियल। अब बीच में क्या कर दिया आपने, कंडक्टिंग मटेरियल, तो जो भी चार्ज यहां से दिया एक्चुअल में क्या हो रहा है, वो चार्ज एकदम से इधर जाता है और यहां से आगे निकल जाता है। जो भी चार्ज आप इधर से इस प्लेट को देना चाहते हो वो यहां से निकल के चला जाता है। तो हमें लगता है हम चार्ज दे रहे हैं, देते रहेंगे, इनफाइनाइट चार्ज देते रहेंगे, लेकिन वो चार्ज इधर से निकलता रहेगा। एक्चुअली ये अब कैपेसिटर बचा ही नहीं, ये कुछ नहीं है, ये एक बस कंडक्टिंग मटेरियल का एक पीस बनकर रह गया है। ठीक है, अब ये एक कैपेसिटर नहीं है, नाउ इट इज नॉट अ कैपेसिटर। तो अगर आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कंडक्टिंग मटेरियल फिलअप करते हो, वैसे 12th क्लास के सिलेबस में ये चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी कंडक्टिंग मटेरियल वाली, बट आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ जाता है इस चीज़ से। ठीक है ना, तो इसको आप मेंटेन करके रखो। तो अगर एक कंडक्टिंग मटेरियल डालोगे तो कैपेसिटर में क्या चेंजेस आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। वैसे आज का डेरिवेशन और आज का टॉपिक 12th क्लास के अकॉर्डिंग यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पूरा टॉपिक डेरिवेशन भी सीखिए और न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले भी याद कीजिए, ये वाला फॉर्मूला भी और ये वाला फॉर्मूला भी। ठीक है, तो दैट्स इट फ्रॉम दिस टॉपिक इन टुडेज लेक्चर। आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं और जाने से पहले आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, बच्चे लोग, अगर आपको इन लेक्चर से थोड़ा भी बेनिफिट हो रहा है अपने क्लास 12th की बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए, तो फिर मेरी रिक्वेस्ट है वीडियोस को लाइक तो करें ही, साथ में अगर आपने अभी तक भी इस चैनल फिजिक्स सीखो को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और मुझे भी इस चीज़ से सपोर्ट मिलेगा कि मैं आपके लिए आगे इसी तरीके से वीडियो लेक्चर्स और ज़्यादा अच्छे तरीके से बना पाऊँगा। यही मेरे लिए मोटिवेशन है कि आप इन वीडियोस को लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बाकी अगर कुछ चीज़ आपको ऐसी लगती है कि वो चीज़ भी मुझे आपको डिलीवर करनी है तो कमेंट बॉक्स आपके और मेरे लिए कम्युनिकेशन का मीडियम है, वहाँ पर आप ज़रूर अपनी चीज़ों को शेयर करें, आगे उन चीज़ों का भी ध्यान रखा जाएगा। तो आपको याद है ना कि मैंने यहाँ YouTube पर इस चैनल पर फिजिक्स सीखो पर आपके लिए क्लास 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का पूरा प्लान बनाया है बाय 31 दिसंबर। तो जितने भी बच्चे 2025 के क्लास 12th के बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिक्स के लिए, उनके लिए यहाँ पर फिजिक्स की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है।
तो आप आते जाएं और यहाँ पर साथ में प्रिपरेशन मेरे साथ करते जाएं। तो फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।